मिर्ची के 5 बयान। मैं भारत में सरेंडर के लिए तैयार हूं। मैं दाऊद से मिला हूं, पर उसके गैंग में नहीं। दुबई में यलगार फिल्म की पार्टी में दाऊद से मिला था। मेरे पास किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं है। मेरी पत्नी का बॉलीवुड से रिश्ता रहा है। तो पहली बार इकबाल मिर्ची को टेलीविजन पर लाया है हमारी वरिष्ठ सहयोगी शीला रावल ने। आज हमने आपको दिखाया इकबाल मिर्ची का पहला टेलीविजन इंटरव्यू। इससे पहले इकबाल मिर्ची का इंटरव्यू तो दूर, पिछले 25 साल में उसकी शक्ल तक किसी ने नहीं देखी। संवाददाता शीला रावल ने उसी इकबाल मिर्ची को लंदन में खोज निकाला और कैमरे पर उसका एक लंबा इंटरव्यू भी कर लिया। इस इंटरव्यू में इकबाल मिर्ची ने दावा किया है कि उसके ऊपर लगे तमाम आरोप गलत हैं और वो बेगुनाह है, लेकिन सीबीआई और मुंबई पुलिस उसके इन दावों से सहमत नहीं है। आइए एक बार फिर से देखते हैं इकबाल मिर्ची के बेगुनाही के दावे और इन दावों के बारे में जांच एजेंसियों की राय। दाऊद के मैं वालिद को जानता था, उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात कब थी, ऐसी भी दोस्ती नहीं मगर ऐसी मुलाकात थी। उसके थ्रू दाऊद का नाम सुना था और दाऊद से मेरा इंडिया में भी कोई इससे कोई बिजनेस या इनसे कोई राब्ता नहीं था मेरा। और दुबई में भी इतने साल थे, इतना ग्लैमर इन लोग का ग्लैमर थे वो रह रहे थे, तो वहाँ भी मेरा इनके साथ में कोई बिजनेस करना कोई ताल्लुक़ और ना कोई चीज़ मेरी थी। ये ज़रूर शक था कि उसका दाऊद कंपनी के साथ उसका कोई कनेक्शन है, पर कोई, जहाँ तक मुझे उस समय की फाइल का ख्याल है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी डायरेक्ट लिंकिंग के लिए या 1993 ब्लास्ट के लिए जो है। एक पैसे का ना कोई लेना ना कोई देना, आप समझे कि नहीं। अब 10-15 साल हो गए, मैं कभी बात भी नहीं किया हूँ मैं, आप समझे कि नहीं कि मेरा क्या लेना देना ये सब दाऊद से। मैं इतना कहूँगा कि कोई लिंकेज डायरेक्ट जानते होंगे दूसरे, एक ही ट्रेड में जो है क्राइम ट्रेड में, तो एक दूसरे को क्रिमिनल जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नहीं मैं मानने को चाह रहा हूँ, ज़रूर जानते होंगे, पर वो एविडेंस जो आप इंडियन कोर्ट में या किसी और कोर्ट में प्रूव कर सकें, वो अवेलेबल नहीं। ये मेरा कोई, देखो मेमन जो ये टाइगर मेमन है, उनसे मेरा कोई रिलेशन भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। ये कैसे हो गया? ये मेमन कम्युनिटी, एक मेमन कम्युनिटी द 3rd के 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड है, 4th 5th, आप समझे कि नहीं। तो इसके अंदर मेमन सरनेम की वजह से ये मुझे रगड़ दिए। हमारे पास जो केस है मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड पर, वो सारे केसेस का हम एविडेंस, जो उसके खिलाफ पेंडिंग केसेस है उसका एविडेंस हम उन्हें दे पाए। भारत आना चाहता हूँ, मैं एक्सट्रेडिशन हार भी गया, उसके बावजूद भी मैं हारने के बाद भी मैं समझा ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैं फिर वापस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा वतन है वो। तो मुझे उन्होंने कोई मतलब, आप कोई गारंटीड के कोई और गलत केसों में नहीं डालेंगे, आप समझे कि नहीं। और मैं कोशिश किया और उन्होंने मुझे नाकाम किया उन्होंने ये चीज़ में कि जब मैं अपने वतन वापस आऊँ। इसके खिलाफ जो भी मामले हैं सारे सीरियस मामले हैं, इंक्लूडिंग एनडीपीएस केसेस और बॉडी ऑफेंसेस में भी ये वांटेड है। जो ऑफेंसेस इसके हैं और जिस तरह से ये पिछले 15-20 सालों से एट लार्ज है, उस हिसाब से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट कैच है और निश्चित हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में कामयाबी मिलेगी हमें। जी हाँ, इकबाल मिर्ची आज बोलेगा। और इकबाल मिर्ची का ये इंटरव्यू क्या है, मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीला रावल ने, जो लंदन से उनका ये इंटरव्यू करके आई हैं। इसके साथ इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से 2 खास मेहमान, वाईसी पवार साहब जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, और साथ ही साथ श्याम केसवानी साहब जो कि इकबाल मिर्ची के वकील हैं। इकबाल मिर्ची वो शख्स है जिसे मुंबई पुलिस पिछले 18 साल से भारत लाना चाहती है। सीबीआई भी जिसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में बरसों तक लगी रही, लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई। इकबाल मिर्ची को भारत लाना तो दूर, पिछले 18 साल में उसकी शक्ल तक किसी ने नहीं देखी। इससे पहले इकबाल मिर्ची ने कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इकबाल मिर्ची का ये पहला टीवी इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि इकबाल मिर्ची है। लंदन में एक धमकाने का केस। इस केस में एक ऐसा नाम आया जिसके बाद मुंबई पुलिस से लेकर
सीबीआई और विदेश मंत्रालय तक के कान खड़े हो गए। ये नाम था इकबाल मिर्ची का। Hope that we would be successful in our efforts to bring him to face trial in India. धमकाने का केस लगाया था रिश्तेदार ने, केस तो वापस हो गया, लेकिन इकबाल मिर्ची को भारत लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। पूरे भारत में चर्चा छिड़ गई। वजह थी इकबाल मिर्ची पर लगे आरोप। इकबाल मिर्ची के खिलाफ मुंबई में अनेक केसेस पेंडिंग है। उसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और ड्रग्स रिलेटेड केसेस है। उसे डॉन कहा जाता है, उसे डी का खास कहा जाता है, उसे तस्कर कहा जाता है, उसे ड्रग माफिया कहा जाता है। मुंबई पुलिस की केस डायरी में इसी तरह के कई आरोप हैं। मुंबई पुलिस की माने तो 1970 के दशक में मुंबई के बंदरगाह पर उसका राज चलता था। वो बंदरगाह के रास्ते ही तस्करी किया करता था। 70 का था वो जमाना, तब मुंबई के बंदरगाह पर तस्करों का साम्राज्य था और बस्ती थी मिर्ची सेठ की तूती। नहीं, वो कुछ नहीं, उस टाइम बचपन में थे पोर्ट पे, जब उस टाइम ये जो भी था छोटा मोटा, ये पोर्ट में जो माल हम लोग खरीदते थे माल और बेचते थे, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक गुड ये होते थे। पुलिस के मुताबिक मुंबई के नागपाड़ा में उसकी दुकानें थी, लेकिन उसका असली कारोबार ड्रग्स का था। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि मुंबई के वर्ली में फिशरमैन वॉफ नाम से उसका डिस्को चलता था। 80 के दशक में मिर्ची सेठ मुंबई में एक ऐसा शख्स होता था जिससे फिल्म, बिजनेस और राजनीति के बड़े बड़े लोग जानते थे। उसकी एक वजह थी मिर्ची सेठ का मुंबई में वर्ली में आया सबसे बड़ा डिस्को फिशरमैन वॉफ। ये वर्ली पे तो फिशरमैन वॉफ के नाम से था। तो शायद मुंबई का वो सबसे पहला डिस्को था। नहीं थे, डिस्को थे, मगर ये सबसे बड़ा था, वेरी बिजी डिस्कोटेक था और बड़ा कामयाब डिस्कोटेक था। कहा तो यहां तक जाता है कि इसी डिस्को में आता था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और टाइगर मेमन। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इकबाल मिर्ची का नाम जुड़ा था 1993 के बम धमाकों में। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि धमाकों से पहले ही वो परिवार के साथ भारत छोड़कर फरार हो गया। तो सवाल यह है कि मिर्ची सेठ मोस्ट वांटेड कैसे बन गया। सीधे चलते हैं मुंबई। सबसे पहले चलेंगे वाईसी पवार साहब के पास। पवार साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की नजर में इकबाल मिर्ची इस वक्त कितना बड़ा आरोपी है? क्या महत्व है उसका इस ढंग से कि जो केसेस मुंबई में इस वक्त चल रहे हैं, जो ब्लास्ट की बात कही जा रही है, कई मामलों में इकबाल मिर्ची आरोपी है, कितनी अहमियत है अगर वो भारत आ जाता है तो? इसका ज़्यादा मेन जो था तो वो एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके ऊपर 2 चार्जेस है शायद, और वो उसका जो वर्ली में चलता था डिस्को, उसमें सारे ड्रग्स यूज़ किए जाते थे। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बाद में दाऊद के कनेक्शन में जितने भी लोग थे ये सब चले गए। दाऊद का तो ये आदमी था ही, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मर्डर का चार्ज है वो कोई बहुत ये नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और उसके ऊपर कुछ है यहाँ पर। जी, पवार साहब ने जिस तरीके से बताया कि किस तरह से उसका कनेक्शन है, लेकिन शीला हम आगे बढ़ें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार मिर्ची सेठ जिसे कहा जाता था इकबाल मिर्ची, वो आखिरकार 10 मोस्ट वांटेड आरोपियों की सूची में किस तरीके से आ गया। आइए देख लेते हैं कि उस लिस्ट में उसका नाम आखिरकार किन आरोपों की वजह से आया, कौन से आरोप हैं इकबाल मिर्ची पर और किस तरह से आ गया वो 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में। 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाके। सीबीआई का आरोप है कि दाऊद ने अपने साथियों के साथ इन धमाकों को अंजाम दिया और धमाके से एक दिन पहले धमाके के आरोपी मुंबई छोड़कर फरार हो गए। लगभग उसी वक्त मुंबई छोड़कर दुबई पहुंचा था इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची। मिर्ची का दावा है कि उसका मुंबई धमाकों से कोई लेना देना नहीं था, बस वो तो मेमन नाम की वजह से शक के घेरे में आ गया। पर उस दिन के बाद से ही मुंबई पुलिस का ये वांटेड
भगोड़ों की सूची में शामिल हो गया। इसके बाद दाऊद का नाम मिर्ची के साथ ऐसा जुड़ा कि अब तक अलग होने का नाम ही नहीं लिया। दाऊद गैंग का ये इम्पोर्टेंट सदस्य है और दाऊद गैंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स का बिजनेस ये चलाता है, किंगपिन है। इसलिए उसको भारत में लाना और उसके खिलाफ एक्शन लेना, लीगल एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मुंबई धमाकों का ही नहीं बल्कि उस पर तो ड्रग्स के काले धंधे में शामिल होने के आरोप लगे। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस की अपराधियों की सूची में उसका नाम शामिल हो गया और इंटरपोल ने उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। अब वो दुनिया भर में वांटेड था, लेकिन उसने पनाह ली लंदन में। इसके अलावा 2000 के बाद इकबाल मिर्ची पर अपने ही गुर्गे अमर सुवर्णा की हत्या का आरोप भी लगा। इन सारे आरोपों को लेकर सीबीआई 2004 में लंदन पहुंची इकबाल मिर्ची के प्रत्यर्पण के लिए। सीबीआई ने लंदन की अदालत में साफ कह दिया कि इकबाल मिर्ची पर आतंकवाद को लेकर कोई केस नहीं है। प्रत्यर्पण के लिए लगाए गए आरोपों में 2 ड्रग्स के मामले और 1 हत्या का मामला था, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। सीबीआई एक बार फिर से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है। वहीं इकबाल मिर्ची ने साफ कर दिया है कि वो खुद भारत आकर कानूनी कार्यवाही पूरी करना चाहता है। आप सीबीआई को भी स्टार न्यूज़ के ज़रिए कह रहे हैं कि आप भारत वापस आना चाह रहे हैं। आपको पता है अगर आप भारत आएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अरे जेल जाना मुझे मालूम है, जेल जाना पड़ेगा और मुझे मालूम है बेकसूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझसे कुछ नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर इसके फैसले हो जाएंगे, क्योंकि जज जुडिशल हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है। जब देखेंगी और अब जो देखेंगी तो वही जज करेंगी ना कि मेरे पे ये केस है या नहीं है। तो इकबाल मिर्ची को आपने पहली बार देखा टेलीविजन कैमरे के ऊपर। आगे हम आपको दिखाएंगे उसका पहला इंटरव्यू। इकबाल मिर्ची मुंबई ब्लास्ट के पहले मुंबई से चला गया था, हालांकि उसका नाम मुंबई ब्लास्ट में भी आया था। मुंबई पुलिस ने शक के आधार पर उसका नाम लिया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने कहा था कि उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आखिरकार सवाल यह है कि इकबाल मिर्ची ने इस इंटरव्यू में कहा क्या, तो उसका दिखाते हैं पहला इंटरव्यू। आप पहली बार देखेंगे इकबाल मिर्ची का वो चेहरा जिसे 18 साल से किसी ने नहीं देखा। 25 साल से पिछले आपने उनकी तस्वीर अखबारों में धुंधली सी तस्वीर देखी है। आज वो हमारे साथ है। इनका नाम है इकबाल मेमन, दुनिया जिसको इकबाल मिर्ची के नाम से जानती है। हम उनके घर में बैठे हैं। वो दुनिया को अपना सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, जीवन का सबसे पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ये पहले टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे कंफर्टेबल हुआ और आपसे मैं वादा लिया कि मैं जो बोलूँगा सच वो आप इंडिया की अवाम को तक आप ये पहुँचाओगे। बिल्कुल। आपको मिर्ची नाम कैसे हो गया? मुझे हमेशा लगता था कि इकबाल मिर्ची क्या नाम है। हमारे बाप दादा का मिर्ची मसाले का बिजनेस था जी। 8-10 दुकानें मेरे मालिक की थी, तो इस वजह से हम मुझको मिर्ची करके बोलने लगे सब लोग। तब से बुला रहे हैं? जब से आप छोटे थे? बचपन से। और आप रहते कहाँ थे? आप नल बाजार, नागपाड़ा, वो पहले मॉडलन रोड पे रह रहा था मैं। आज 15 साल से वहीं रह रहा था मॉडलन रोड में। आपका घर भी है? अभी भी है हमारा घर। सबसे बड़ी बात जो हमारी 2 दिन से बातचीत चल रही है उसमें आपने मुझे बताया कि सीबीआई आपको एक्स्ट्राडाइट करना चाह रही है। एक बार केस हो चुका है। अब दोबारा जब हमने आपकी यहाँ गिरफ्तारी हुई तो ये बात सुनी, पर आपने मुझे कहा कि आप भारत वापस आना चाहते हैं। अब की जो मेरे यहाँ जो ये डोमेस्टिक मैटर थे, अब ये फिर ये अखबार वालों ने इन्होंने काफ़ी गलत सलत फिर वापस ये शुरू किए। आज से 94 के अंदर जब मुझे एक्स्ट्राडाइट इन्होंने किया था, तो जब उन्होंने कहा था कि भाई जब एक्स्ट्राडाइट जब फेल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमको अपील में भी जाना नहीं है। मगर अपील में नहीं जाना है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कि वो अपील में नहीं जाए, मगर वो वैसे ही रहा। उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किए, करोड़ों रुपये उनको देना पड़ा और वो केस उन्होंने बम्बई से मेरे हटाए नहीं जो इन्होंने यहाँ कहा था। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भारत
वापस आना चाहते हैं, ये अपने आप में एक मैं भारत आना चाहता हूँ। मैं एक सिचुएशन हार भी गया, उसके बावजूद भी मैं हारने के बाद भी मैं समझा ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैं फिर वापस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा वतन है वो। तो मुझे उन्होंने कोई मतलब आप कोई गारंटीड के कोई और गलत केसों में नहीं डालेंगे, आप समझे कि नहीं। और मैं कोशिश किया और उन्होंने मुझे नाकाम किया उन्होंने ये चीज़ में कि जब मैं अपने वतन वापस आऊँ। अब भी आप आना चाहते हैं? अभी भी आना चाहता हूँ। अगर सीबीआई एक्सट्राडिशन का केस ना लड़े, इकबाल मेमन भारत वापस आना चाह रहे हैं, आप हिंदुस्तान की अदालत में आकर केस अपनी ट्रायल फेस करेंगे? अरे 100% मैं ये चाहता हूँ कि मैं ट्रायल फेस करूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे खिलाफ कुछ भी है तो मुझे बताइए, मैं आके फेस करके मैं अपने आप को क्लियर करना अब भी चाहता हूँ। मैं आपने भारत दोबारा आना बंद कब किया? आना जब ये मतलब कब से आपका भारत आना बंद हो गया? आना बंद हुआ 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इन्होंने मेरा नाम डाले तो मैं आप सब, और उस टाइम पे मैं जैसे ये लोग ये डालने लगे तो मैं इनको पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भेजा कि भाई ये मैं इधर हूँ, मैं कोई भागा हुआ नहीं हूँ, ये कोई भी चीज़ हो तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस ये एड्रेस मेरा है दुबई का और इस पे करो, अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम है तो मुझे पूछो, मैं आपको जवाब उसका दूंगा करके। तो कभी उन्होंने ना कोई लेटर लिखा ना कुछ किया, आप समझे कि वो बात वैसे के वैसे रह गई। आपके खिलाफ रेड कॉर्नर है, इंटरपोल की नोटिस है और यूएन में भी आपका ड्रग पिंग नारकोटिक बिजनेस में नाम आया है। वो बात भी बहुत भारी साबित होती है आपके खिलाफ। मतलब उस जगह नाम आना तो ये हो जाता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग होगी तभी धुआं निकलता है। ये चीज़ वही है जो इंडिया से जो मेरे पे झूठे इल्ज़ाम इन्होंने लगाए, तो वही फीडिंग वही ऑफिसर लोग ने, वो यूएन में भी अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, ऑफिसर सस्पेंड हुए, डिसमिस हुए और हिंदुस्तान छोड़ के जो चले गए वो यूएन में इनको पोस्टिंग दिया गया वहाँ, और वो वही ये सब किया है। ये जब आपका नाम दाऊद के साथ जोड़ा जाता है ये कैसे? मतलब मैंने हर जगह पढ़ा है और मुंबई पुलिस से भी सुना है कि आप दाऊद के साथ मिलकर ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या बात है? दाऊद के मैं वालिद को जानता था, उनसे थोड़ी मेरी मुलाकात कब थी, ऐसी भी दोस्ती नहीं मगर ऐसी मुलाकात थी। उसके थ्रू दाऊद का नाम सुना था और दाऊद से मेरा इंडिया में भी कोई इससे कोई बिजनेस या इनसे कोई राब्ता नहीं था मेरा। और दुबई में भी इतने साल थे, इतना ग्लैमर इन लोग का ग्लैमर से वो रह रहे थे, तो वहाँ भी मेरा इनके साथ में कोई बिजनेस करना कोई ताल्लुक़ और ना कोई चीज़ मेरी थी। ये कहाँ से करते ये मुझे खुद को नहीं मालूम है। ये आप मीडिया वालों को खुद अगर इसका कोई बतावा मुझे कि एक पर्सन भी कहाँ मेरा इसका इन्वॉल्व है या इससे कुछ है तो जो सज़ा आप देना चाहो मुझे दो। आप पहली बार दाऊद से कहाँ मिले थे? अब पहली बार तो अब बताएंगे तो ये मैं बचपन में मिले थे मुंबई थे? नहीं, बचपन में मिला जब वो कहीं मोहल्ले में था? नहीं कुछ नहीं, मैं मोहल्ले में भी नहीं मिला। मैं इनको मिला एक आध टाइम, अब ये मालूम नहीं मुंबई में मिला होगा या फिर दुबई में से 2-3 मुलाकात हुई। एक टाइम यलगार की शूटिंग के लिए ये लोग ये आए थे, ये फिरोज़ खान, तो उस टाइम मुझे कुछ बुलाए थे वो, आप समझे कि नहीं। तो एक 10-15-20 मिनट के लिए मैं उनके इधर गया था और फिर वहाँ से देखा सब ये आप सुन तो वहाँ से मैं सबसे पहली बार मुझे ये बात याद है कि जब 93 का बॉम्ब ब्लास्ट का केस आया था जिसमें मेमन ब्रदर्स का नाम था, उसमें तीसरा नाम शायद आपका भी जुड़ा था। ये मेरा कोई देखो मेमन जो ये टाइगर मेमन है, उनसे मेरा कोई रिलेशन भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं है। ये कैसे हो गया? ये मेमन कम्युनिटी इज द 3rd के 4th लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड है, 4th 5th आप समझे कि नहीं। तो इसके अंदर मेमन सरनेम की वजह से ये मुझे रगड़ दिए, क्योंकि दुबई में उस टाइम पे मेरे होटलें थी, हम लोग का माशाल्लाह अच्छा बिजनेस था। तो ये मेमन सरनेम के उसके अंदर ये मुझे लगता है कि ये मुझे और मेरा कोई ना मेमन से। फिर आप कोर्ट में भी गए थे उस बात को लेकर? कोर्ट में उस बात में लेके गए थे। हाँ,
और फिर क्या उसका परिणाम क्या आया था जब आप कोर्ट में कहने गए कि मैं टाइगर मेमन का भाई नहीं हूँ? या नहीं, मैं कभी कोर्ट में गया नहीं था, मगर ये कि उनको मालूम पड़ गया कि जब मालूम इनको पड़ा कि ये मेमन अलग है, ये है, तो उसके बाद में वो मुझसे कोई ना बॉम्ब ब्लास्ट की बात भी करते थे, ना कोई मतलब इसके अंदर कोई वो भी नहीं थी कि कोई पुलिस वाला भी बोलता था कि भाई आप इन्वॉल्व है करके। मुंबई की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? बम्बई की बातें बम्बई है, हम तो मिस करते हैं क्योंकि बचपन से हम बड़े हुए हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, कंफर्टेबल वहाँ ज़्यादा रहते थे। बम्बई तो बम्बई है, अपना वतन को कोई भूल सकता है ये चीज़। मैंने सुना आप डिस्को चलाते थे। हाँ, मेरा क्लब था। हाँ, तो कहाँ था? ये वर्ली पे, तो फिशरमैन वॉफ के नाम से था। तो शायद मुंबई का वो सबसे पहला डिस्को था। नहीं थे, डिस्को थे, मगर ये सबसे बड़ा था। बड़ा था, वेरी बिजी डिस्कोटेक था और बड़ा कामयाब डिस्कोटेक था। फिशरमैन वॉफ करके नाम था। वर्ली में चलाते थे। वर्ली में चलाते। और वो बंद कैसे हो गया जब आप चले गए? जब यहाँ चले गए उसके बाद में ये जब मैं उधर से निकल गया तो फिर वो उधर बंद हो गया वो। आपकी तो अभी पोते नाती भी हैं। हाँ। आप दादा बन गए। जब आप भारत से चले थे तब तो आपके बच्चे छोटे थे। तो जब आप मेरे से बात कर रहे थे कल, तब आप बड़े इमोशनल हो गए थे कि आपके बच्चे को जब कोई इकबाल मिर्ची का बेटा कहता है या उसको गुनहगार कहता है, फ्यूजिटिव का बेटा कहता है, नहीं अच्छा लगता। वो तो फीलिंग आती है ना, नहीं आती थी तो बात ही नहीं ना, वो तो चीज़ होता ही। क्या इसलिए आप भारत वापस आना चाहते हैं? वापस भारत इसके लिए नहीं, मेरा वतन भी है और मुझे अपने आप को क्लियर करना है इस वजह से कि आगे मेरे बच्चों पे उंगली कोई ना उठाए। सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको इसमें? बुरी बात क्या कि बच्चों से, अब हमारी तो ज़िंदगी चलो चली, अभी बच्चों होते हैं, अब ये माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, आप समझे कि नहीं, तो इन पे कोई आरोप ना लगे कि ये इसका दादा है, इसका ये नाना है। आपने 20 साल में कभी अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? आप हमेशा अदालत गए हैं। आपने मुझे पेपर दिखाया, उसमें भी आप भारत की अदालत में गए थे कि मुझे आप वापस आना है, आप एक्स्ट्राडिशन मत करिए, मैं खुद से आने को तैयार हूँ। तो आपको बाधा क्या आ रही है? बाधा कोर्ट को हमने कहा आते तो प्रोसिक्यूशन ने बोले कि हमने तो खाली इतना कहा था कि भाई मुझे एयरपोर्ट से लेके कोर्ट तक मुझे लेके जाओ और फिर जो कोर्ट डिसाइड करे वो मुझे मंजूर है करके। तो उसके लिए भी लोग मना कर दिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे वकीलों ने बोला कि जब ये नहीं है तो तुम आओ मत, ये तो तुम पे बहुत परेशान करेगी। आप हाजी मस्तान, करीम लाला, ये तब के बड़े नाम थे वहाँ पर, या यूसुफ पटेल, ये सारे नाम को जानते थे आपके? मैंने अभी कुछ पेपर देखे। नाम सुने ना, उनके नाम सुने, आप समझे कि नहीं? एक ही मोहल्ले से यूसुफ पटेल को जानता था कि मेरे मोहल्ले से, मेरे पास ही रहते थे वो। हाँ, उनको मैं जानता था, यूसुफ पटेल को जानता था। और करीम लाला? करीम लाला को ऐसे नाम से सुनते थे। करीम लाला को मिला भी 1-2 टाइम था मैं, और मस्तान से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपको अपनी खुद की पहचान देनी है तो क्या देंगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ये जो मेरे पे ये जो पेपर मीडिया ये जो सब बताती है गलत सलत, ये ना बताएं। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब इंडिया जाके जो आपके टीवी पे बताएंगे तो ये बताएं कि भाई ये इसकी ये कहानी है, जो आगे जो बता रहे थे वो सच नहीं, सब गलत है। केशवानी जी, आपने अभी ये इंटरव्यू देखा, उसमें इकबाल मिर्ची ने कहा कि वो भारत आना चाहते हैं। आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी और आपकी जो अर्जी थी वापस आने की वो नामंजूर हुई थी। अभी आपको लगता है कि अगर ये प्रपोजल दे रहे हैं तो कभी भारत आ पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो इकबाल मिर्ची जब चाहें तब भारत आ सकते हैं। 1994 से हमने कहा है, सेशंस कोर्ट में कहा है, हाई कोर्ट में कहा है कि मेरा मुवक्किल इकबाल मिर्ची हिंदुस्तान आने के लिए तैयार है, सिर्फ उसे प्रोटेक्शन दिया जाए बॉम्बे एयरपोर्ट से सेशंस कोर्ट तक। उसके बाद सेशंस कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है।
लेकिन वो बात एक टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने रद्द कर दी सेशन कोर्ट में कि भाई इकबाल मिर्ची ने ये जो अपनी दरख्वास्त डाली है उसको वेरिफिकेशन के लिए दस्तखत बम्बई में नहीं किए हैं या वो अभी यहाँ पे हाजिर नहीं हैं। और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो नहीं आइए। और 94 में और 93 के इनके ऊपर सिर्फ 2 केसेस हैं। इनके ऊपर आज तक और कोई किसी भी जुर्म का आरोप नहीं लगा है। और जहां तक ये बॉम्ब ब्लास्ट की बात है, आज तक कोई न कोई चैनल कहता रहता है बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज इकबाल मिर्ची, बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज इकबाल मिर्ची। कौन कहता है कि इकबाल मिर्ची का किसी बॉम्ब ब्लास्ट से ताल्लुक था भी? मुझे मेरे हाथ में आज एक कागज है जो कि सीबीआई ने लंदन में अपने हाई कमीशन को भेजा था और उसमें साफ कह दिया है कि इकबाल का बॉम्ब ब्लास्ट या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं, 2 एनडीपीएस के तहत और 1 मकोका के तहत। एक बात जानना चाहता हूं श्याम केसवानी जी से कि क्या जब 93 का ब्लास्ट हुआ था, चूंकि आपने इस मुद्दे का जिक्र किया है, हमने अपने इस प्रोग्राम में बताया है कि मुंबई ब्लास्ट में उन पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, मेरा बड़ा आतंकवाद का कोई आरोप नहीं लगा है, ये कंक्लूजन है पूरा। लेकिन सवाल यह है कि जब ब्लास्ट हुआ था तब मुंबई पुलिस को उन पर शक हुआ था, उनका नाम आया था, उनका नाम उस वक्त जुड़ा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित नहीं हो पाया। यह सच नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी भी स्टेज पे इकबाल मोहम्मद मेमन का नाम बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन के तहत भी नहीं आया था। हाँ, उनकी अटक मेमन जरूर है, पर वैसे तो लाखों मेमन है। कहीं पे भी किसी भी रिमांड एप्लीकेशन में पुलिस ने कभी ये नहीं कहा कि वी आर लुकिंग, कि हम देख रहे हैं कि इकबाल मेमन का क्या ताल्लुक है इस केस के साथ। कहीं पे इन्वेस्टिगेशन में भी इनका कोई नाम नहीं आया था। तो सीधे चलते हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब के पास। सवाल यह है कि इकबाल मिर्ची खुद भारत आना चाहता है। सिंह साहब, क्या आप पूर्व डायरेक्टर हैं, आप जानते होंगे इस केस के बारे में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या सीबीआई के लिए सुनहरा मौका नहीं? मैं तो समझता हूं कि इस ऑफर को ग्रैब कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो 80s में कहते हैं चला गया था लंदन, यहाँ से दूसरे देशों में चला गया था। अब पहले ये केसेस, पहली तो बात यह है कि सीबीआई के केस नहीं, ये बम्बई पुलिस के केस हैं। अपनी फाइलों को डस्टिंग करके तो देखे एविडेंस क्या है। जब लंदन कोर्ट ने छोड़ दिया है, क्या ये एविडेंस हिंदुस्तानी कोर्ट में सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि कितने विटनेस जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं और कितने आने को तैयार हैं, पहले तो इसको देखे। और दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि वो कोर्ट में गए हैं। मैं तो समझता हूँ कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है कि लोग, सरकार फैसला करे। और मैं कहता हूँ कि ये जो है हाईएस्ट लेवल पे फैसला करे, इसको आने दिया जाए। जिन केसेस में ट्रायल इसको किया जाए, आगे करेगा तो देखा जाएगा। मैं एक, दीपक जी, आपको छोटा सा केस बताता हूँ। ये सीआरबी का स्कैम हुआ था 1996 में, जब मैं डायरेक्टर था। तो बंसाली साहब 1000 करोड़ से ऊपर का था, वो भाग गए थे यहाँ से। तो मैंने उस समय के जॉइंट डायरेक्टर को, कुमार साहब थे, आजकल वो राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, मैंने कहा मुझे आई वांट दिस मैन बैक। उनको भेजा। उस आदमी ने मुझसे कमिटमेंट ली कि मुझे कोई तंग नहीं किया जाएगा, लीगली डील किया जाएगा। मैंने उसको कमिटमेंट दी और बगैर एक्स्ट्राडिशन के आ गया। हाँ, ये बात अलग थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को मेंशन कर दिया था कि मैं इसको लाने के ये तरीके कर रहा हूँ, बाकी जो एविडेंस है कोर्ट में जाएगा। और दूसरी बात ये है, अगर वो कह रहे हैं, पेपर में आया और आया कि वो इसका इकबाल अपना दाऊद का एड है, उसका असिस्टेंट रहा है, उसका साथी रहा है, कोई एविडेंस तो पेश कीजिए। क्योंकि आपको जो हो सकता है जो बम्बई पुलिस कह रही हो सच कह रही हो। अगर एविडेंस नहीं है, इंडियन एविडेंस के मुताबिक, देयर इज नो केस अगेंस्ट ए पर्सन। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो केस था, इसके ऊपर था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी था उस टाइम, लंदन भी गया था, इसके बारे में बात भी की थी मैंने वहाँ के पुलिस चीफ से। तो उन्होंने कहा जी इसने कोई ऑफेंस नहीं किया वहाँ पे,
और वहाँ था, पूरी उन्होंने वाच रखी थी। अब ये मर्डर के केस में पकड़ा गया, बात अलग है। और मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल अगर वो हिंदुस्तान में आना चाहता है, कहता है उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट शुड बी फेयर टू हिम। आई थिंक एक अक्यूज का भी राइट बनते हैं। हम राजा के लिए तो कह रहे हैं कि इसको बेल मिलनी चाहिए, वो आनी चाहिए। ये आदमी आगे ट्रायल फेस करने के लिए तैयार है, इसकी बिल्कुल जायज़ मांग है इस बात के लिए कि मुझे सीधा कोर्ट में ले जाया। आपने मेरे ऊपर चार्जशीट फाइल किया है, कोर्ट में पेश कर दीजिए। और ये लीगली उसकी डिमांड भी ठीक है, लॉ के हिसाब से भी यही बनती है, और ये मान लेना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और दूसरी बात यह कि एज ए पुलिसमैन कई बार कहते हैं ना, टू कैच ए थीफ यू टू सेट ए थीफ। इनसे कोई अगर इसको हम अपनी तरफ ले आएंगे तो हमें कोई जानकारी देश के हित के बारे में मिलेगी, देश के खिलाफ नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ ये सरकार में किसी की गट्स नहीं है। दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं शीला बोल रही हूँ। कार्सन केस हुआ था, एक सेकंड दीजिए, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। मैं एक कार्सन का यूरिया का केस हुआ, मैं बताना चाहूँगा, उससे 139 करोड़ रुपया लेके गैब हो गए थे, उसको एक्स्ट्राडाइट करके स्विट्जरलैंड से लाए। मैंने उस समय के एम्बेसडर से बात की कि इसको बोलो 100 करोड़ हिंदुस्तान को वापस कर दे, हमने जेल भेज के क्या करना है। अब मैं नाम नहीं लूँगा मंत्री का, प्रधानमंत्री तक भी मैं गया कि ये ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, देश के इंटरेस्ट में। जेल में रह के क्या करेगा हमें, जो पैसा मिल जाए और इसको प्ली बार्गेनिंग करके ख़त्म कीजिए। कोई नहीं माना, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस को या सीबीआई को कह सके कि आप जो ऐसे कर लीजिए। और ये एक बात बिल्कुल उसने ठीक कही है जोगिंदर जी, यही मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। आज आपने बहुत महत्व की बात कि ये कोर्ट में जाने की बात है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन होना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे मंत्री जी SM कृष्णा ने कहा था कि इसको हम वापस लाएंगे। सीबीआई ने ये दावा किया था कि हम वापस लाएंगे। ये इंसान जिसको मैं मिली वो कह रहा है मुझे वापस आना है, और हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, ये वापस आए, उसको कानून के हवाले करेंगे। अब आप संक्षिप्त में हमें ये बताएंगे कि टेक्निकली इसको कैसे करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, एक्स्ट्राडिशन की आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर ली है। ये जो है मामला लंदन कोर्ट्स में है। दो तरीके होते हैं एक्स्ट्राडिशन के। एक तो कोई भी देश किसी भी फॉरेन नेशनल को कह सकता है ही इज अनडिजायरेबल एलियन, वो हमारे देश में रहने के काबिल नहीं, इसको जहाँ से आया इसको वहाँ उठा के वायरस भेज दो। दूसरा है एक्स्ट्राडिशन का। हमारा एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी है, हम मानते हैं ये हमारा शहरी है, हमारा इसने गुनाह किया है। जब वो आने के लिए तैयार है तो आपकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट ही खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए वो अपना जंप करें इन चीज़ों को। और मुझे पक्का यकीन है ये 80s में गया हुआ है, तो 26-27 साल फुल पावर सब कह रहे थे कि गए हुए हो गए हैं। तो क्या ख्याल है आपको विटनेस मिलेंगे इस टाइम का जो है। तो ये आई थिंक इन ऑल फेयरनेस एक क्रिमिनल को भी जस्टिस की जरूरत होती है। और ये किसी ने कोई देश का पैसा तो नहीं मारा, ये जो है आफ्टर ड्रग्स अ क्राइम इस देश में सोसाइटी में कोई सीरियसली लेता नहीं है। अब बड़े बड़े आदमियों के, फरदीन खान का और लोगों का भी नाम आया है, वो अनडिजायरेबल नहीं हो गए। तो इस आदमी को जब तक इसका टेररिज्म में और उसी में इन्वॉल्व नहीं है, आई थिंक वी शुड बी फेयर टू हिम। जी बिल्कुल जोगिंदर साहब। और दूसरे हर चीज दाऊद के नाम पे किस तरीके से उसको यहाँ पर लाया जा सकता है, किस तरीके से लाया जा सकता है इकबाल मिर्ची को, क्योंकि ये अब साबित हो चुका है कि आतंकवाद से जुड़ी किसी भी घटना में इकबाल मिर्ची का नाम साबित नहीं हुआ है। भारत का मोस्ट वांटेड इकबाल मिर्ची भारत वापस आना चाह रहा है, सरेंडर करना चाह रहा है, अपने आप को कानून के हवाले सौंपना चाह रहा है। मेरा सवाल, और जोगिंदर साहब ने, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि वो मुमकिन है और बिल्कुल मुमकिन है। मैं श्याम केशवानी से पूछना चाह रही हूँ। श्याम केशवानी, आपको मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अभी आपने जोगिंदर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आ जाए। आपको किस बात का डर है? बार बार आप कोर्ट क्यों जा रहे हैं? देखिए, सन 96 से हमने कोर्ट में दरखास्त की है कि इकबाल मिर्ची बंबई आना चाहता है और सिर्फ उसे प्रोटेक्शन दिया जाए सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से सेशंस कोर्ट तक। लेकिन सरकारी वकील ने, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं, आप किस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि कोई उनको जान को खतरा है?
कि नहीं, फ्रॉम वो सहार एयरपोर्ट से वहां सेशन कोर्ट पहुंचते पहुंचते वो कह देंगे हमने इन्वेस्टिगेट किया, उनसे सवाल जवाब किया, इकबाल मिर्ची ने चल के हमको वो गोदाम दिखाए जहां उनका माल पड़ा हुआ है, और वो कोई भी नकली माल दिखा देते, तो उसमें फिर हम क्या करते? हमने कहा कि हमें कोर्ट तक दीजिए प्रोटेक्शन, ताकि कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करे, उसके बाद हम जाने और कोर्ट जाने। लेकिन जब हम कोर्ट में गए, केशवानी जी, आपने जोगिंदर सिंह की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि ये सारे आप जो चक्कर में पड़े, आप अदालत गए, वो हो नहीं पाया, टेक्निकल मुश्किल आ गई। अभी सिर्फ इतना ही है कि कल को अगर मौका मिलता है तो क्या इकबाल मिर्ची जहाज में बैठकर भारत आएंगे और कोर्ट में अपने आप को पेश करेंगे? कोर्ट में वो जरूर पेश करेंगे, लेकिन आप एक बात भूलती हैं कि जब ये सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो इमिग्रेशन वाले कहेंगे आप वांटेड हो, आप यहां बैठ जाओ, हम पुलिस को बुलाते हैं, वो आपको लेके जाएंगे। और अगर सहार एयरपोर्ट से कोर्ट तक लाने में अगर पुलिस ने कुछ झूठा केस कर दिया, और ये मुझे मत कहिए कि झूठे केस नहीं होते हैं, झूठे केस होते हैं। मैं पवार साहब से पूछना चाह रही हूँ कि क्या केशवानी जो कह रहे हैं उनका डर सच है? क्या मुंबई पुलिस जिसको बार बार लाने की बात कर रही है, दावा कर रही है, उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचाया जा सकता? नहीं, ये दावा तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि मैं भी पुलिस में बहुत साल निकाले हूँ और मेरे खिलाफ भी क्रिमिनल्स ने केसेस की थी। ऐसा है कि इतना डर लगता है, इतना पुलिस मशीनरी के ऊपर भरोसा नहीं है। जो मशीनरी इस देश के जनता की कानून सुव्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं, उनके ऊपर यदि इतना भरोसा नहीं है, जब आप बोलते हैं एक तरफ की कोर्ट के ऊपर आपका भरोसा है, तो कोर्ट में आप ये बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है करके। उसके सारे आज तो ऐसे कि इतने गैजेट्स निकले हैं कि आप फोटो उतराइए, सब कीजिए। हमारे तो उस जमाने में फोटो निकाले थे कि मार रहा, गलत दिखाया था। तो ऐसा है कि ये अनफाउंडेड है और मैं नहीं समझता इस बात में कोई दम है। उनको यदि लगता है कि वो क्लीन है और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो आ सकते हैं। उसके लिए आम आदमी को किसी को ऐसा बोलना नहीं पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। इनको क्यों ये डर लग रहा है? अभी इतने साल से तो इनका कोई एविडेंस बचा होगा नहीं होगा, इसके ऊपर तो मुझे लगता नहीं कोई एविडेंस छिलक होगा। तो ऐसा है कि ये जो अप्रेंशन से अनफाउंडेड है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए पवार साहब की नहीं आने की बात, पवार साहब वक्त की पाबंदी हमारे पास, माफ कीजिएगा मैं यही रोकूंगा आपको, क्योंकि हमने आपका पक्ष सुन लिया है, केशवानी साहब ने भी आपका पक्ष सुना है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका निष्कर्ष साफ है, मिर्ची भारत आना चाहता है। सरकार भी कह चुकी है कि वो मिर्ची को भारत लाना चाहती है। क्या भारत सरकार इस ऑफर पर रिएक्ट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। शीला रावल हमारी संवाददाता हमारे साथ है, जिन्होंने इकबाल मिर्ची का इंटरव्यू किया था।